हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इन पाकिस्तान। अच्छा जी, इससे पहले भी मैं पॉलिटिकल साइंस पे काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस के अलावा भी कई सब्जेक्ट की वीडियोस मिल जाएंगी। सो आप जाएं और गो थ्रू करें और हर सब्जेक्ट को उसकी उस सब्जेक्ट के टॉप नॉच टीचर जो है वो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, सो आप जाएं और एक दफ़ा गो थ्रू करें। अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो उसको सब्सक्राइब भी करें। ठीक है जी, इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इसकी कुछ बैकग्राउंड लेते हैं, कुछ अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। सबसे पहले मैं अपनी ये वीडियो को छोटी कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को स्लाइड से इतना नजर है। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो ये बात आप समझ लें कि 18th अमेंडमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो प्रोविंस का सब्जेक्ट बन चुका हुआ है। तो इसका मतलब 18th अमेंडमेंट से पहले ये प्रोविंस का सब्जेक्ट नहीं था, ये फेडरल का सब्जेक्ट था। सो अब प्रोविंस के जो गवर्नमेंट होगी वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शंस भी करवाएगी और उसको सस्टेन भी करवाएगी। ठीक है, दूसरा इसकी पावर्स देख लेते हैं कि अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के इलेक्शंस आप जीत जाते हैं, कोई पार्टी जीत जाती है या कुछ लोग जीत जाते हैं, तो उनके पास पावर्स क्या है। लेजिस्लेटिव पावर्स उनके पास बिल्कुल जीरो है, कह लो अ काइंड ऑफ मिनिमम, जिसको आप जीरो नेग्लिजिबली कह सकते हैं। जिसमें ये होता है कि आप एंट्री ऑन पार्क्स और पार्किंग वगैरह के टिकट्स के कितने पैसे रखने हैं, या एंट्री कहीं पर पार्किंग के पैसे रखने हैं या नहीं रखने हैं। सो ये बड़े छोटे छोटे मामला के एक बाग, अगर आपकी जिस जगह का आप लोकल गवर्नमेंट सिस्टम का इलेक्शन जीते हैं, वहां अगर कोई पार्क है तो उधर एंट्री फीस रखनी है या नहीं रखनी है, ठेके पे देना है कि नहीं देना। तो बड़े छोटे छोटे से चीजें हैं जिनके ऊपर आप कह लें जिन पे लेजिस्लेटिव पावर आपके पास है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर कौन आ जाते हैं, नाजिम और चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट का ब्यूरोक्रेसी, ये दोनों मिलके चला रहे होते हैं। तो नाजिम चेयरमैन कौन सा होता है, यूनियन काउंसिलर। ठीक है, उसको आप नाजिम के चेयरमैन बोल दें। और डिस्ट्रिक्ट ब्यूरोक्रेसी कौन सा होता है, जो डीसी असिस्टेंट कमिश्नर, जिसके एग्जाम की हम लोग तैयारी करते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर का एग्जाम, और ये डीसी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। सो ये जो सारे दोनों होते हैं ये मिलके एक जगह का सारा निजाम चला रहे होते हैं। सो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है उसका जो मेन पार्ट होता है वो होता है नाजिम और चेयरमैन, यूनियन काउंसिलर। ठीक है, ग्राउंड लेवल के ऊपर। वो तो फिर आप आगे अगर बढ़ते रहे तो वो फिर आप ऊपर ही चलते रहेंगे। फिलहाल पाकिस्तान में कुछ इस तरह का सिस्टम है कि पाकिस्तान में सबसे पहले आता है प्रोविंस। प्रोविंस से पहले तो आगे ना कंट्री। अब मैं आपको वो ब्रेक डाउन बता रहा हूँ पाकिस्तान का। कंट्री आ गया, फिर आ गया प्रोविंस आ गया, चार सूबे। फिर उसके बाद एक प्रोविंस के आगे डिवीजन होती हैं, उन डिवीजन के अंदर आगे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर आगे तहसील्स होती हैं, और उन तहसील के आगे क्या होती है, यूनियन काउंसिल होती है। सो ये जो है आप इसको ये याद कर लें इस सिस्टम को, या आप बड़ी जगह पे कोट कर सकते हैं। आप अपनी इंग्लिश ऐसे में कहीं ना कहीं इसको घुसा सकते हैं, आप बड़ी जगह पे इस चीज को ना लिख सकते हैं। तो इसको, और दूसरा इस क्वेश्चन के अंदर तो ये सारी लिखना लाजमी ही है, ये याद करें। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा, अकॉर्डिंग टू नॉर्म ब्यूरोक्रेसी शुड वर्क अंडर द इलेक्टेबल्स। ये वाली बात जो है ना, ये मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि आगे जाके ये बहुत दफा डिस्कस हो रही है। ठीक है, तो इस बात को याद कर लें। जो पॉलिटिकल नॉर्म है यूजुअली जो दुनिया में चलता है वो ये कि ब्यूरोक्रेसी जो है वो इलेक्टेबल्स के अंडर काम करती है, ना कि इलेक्टेबल्स के ऊपर काम करती है। ठीक है, सो आर्टिकल 140A जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो हमारा बताता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम कैसे बनाना है, क्या करना है उसके बारे में। ये भी एक एमसीक्यू भी आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 140A जो है वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में होता है। दूसरा, उस आर्टिकल 140A में लिखा क्या है कि एवरी प्रोविंस मस्ट फॉर्म लोकल गवर्नमेंट सिस्टम। ठीक है, हर प्रोविंस अपना लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाएगा और इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करवाएगा। ठीक है, और उसका टेन्योर डिफाइंड नहीं, और इसी बात को ना हर प्रोविंस कह लो इस्तेमाल करके इलेक्शन करवाते ही नहीं। कई तरह कितने साल जो है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम पाकिस्तान के अंदर बनता ही नहीं। ठीक है, ये बात हम अलग वीडियो में भी डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जब भी सिविल हुकूमत आई है उसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को अपोज किया, और जब भी मिलिट्री हुकूमत आई है उसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट की। ठीक है, अभी आप जितने भी आगे तीन पढ़ेंगे ना, तीन चार, वो सारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम हमेशा मिलिट्री ही लेकर आई है, कभी भी सिविल गवर्नमेंट्स नहीं लेके। क्यों? क्योंकि सिविल गवर्नमेंट्स चाहती ही नहीं है उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लाना। अब इस सवाल का जवाब जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, उसका आई लिंक इधर चल रहा होगा, वो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक लंबी ही वीडियो बन नहीं तो बन जाएगी, फायदा नहीं रहेगा। ठीक है, इसका टेन्योर जो है वो डिफाइन नहीं होता है, और इसी एक लूप होल का फायदा उठा के इलेक्शंस करवाते ही नहीं है। अच्छा जी, सबसे पहला जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है वो 1956 का था। बेसिक डेमोक्रेसी थी इसके अंदर। आप यूब खान की वीडियो जो है वो पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर में देख सकते हैं, मैंने यूब खान को पूरा एक्सप्लेन किया कि बेसिक डेमोक्रेसी क्या है और किस तरह है। ठीक है, सो
इन्होंने कुछ पिरामिड फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बनाया था, जिसमें लोअर विल सिलेक्ट द टॉप एंड द टॉप विल सिलेक्ट द टॉप मोस्ट। ठीक है। जो सब से हुआ ये होता ये करता था कि इन्होंने इलेक्शंस के अंदर वोट डालने वालों के लिए भी एक स्पेशल एजुकेशन रख दी, या स्पेशल एक क्राइटेरिया रखा कि सिर्फ ये लोग वोट डाल सकते हैं। ठीक है। सो वो लोग जब जो स्पेशल क्राइटेरिया वाले लोग जब वोट डालते थे तो वो कुछ लोगों को सिलेक्ट करते थे। लेट अस सपोज उन्होंने 1000 लोगों को सिलेक्ट कर लिया, वो 1000 लोग आगे 100 लोगों को सिलेक्ट करते थे, और वो 100 लोग आगे 10 लोगों को सिलेक्ट करते थे, और वो 10 लोग आगे जाके एक आदमी को जो प्रेसिडेंट था उसको सिलेक्ट करते थे। ठीक है। तो उसने कुछ इस तरह का सिस्टम बनाया था कि जिसके अंदर हर ग्राउंड लेवल पे जो बंदा है वो मिलके ऊपर टॉप वालों को सिलेक्ट करता था, और टॉप वाले उससे ऊपर टॉप वालों को सिलेक्ट करते थे। ठीक है। इससे हुआ ये कि इलेक्टेबल जो थे वो ग्राउंड लेवल से आने लगे, और रीजनल लीडर्स जो है वो बनना शुरू हो गए। ठीक है। और यही बात है जिसकी वजह से आपकी सिविल गवर्नमेंट जो है वो कभी भी इलेक्शन नहीं करवाती, क्योंकि वो कभी भी नए लीडर्स को बनता नहीं देख सकती। वो लोग एमपी एमएलए हमेशा चाहते हैं कि हम सारा जो है इन्फ्लुएंस वो हमारे पास रहे, नए जो प्लेयर्स ना आए मार्केट में जिनसे उनको थ्रेट महसूस होना शुरू हो जाए। सो क्या हुआ, इलेक्टेबल्स जो थे वो ग्राउंड लेवल से आना शुरू हो गए, और एमपी एमएलए वाला काम बिल्कुल ही खत्म हो गया। ठीक है। इसने 5 टायर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। अगर ये मेरी वीडियो इधर होगी है तो मैंने तो ट्राई कर ली। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होता है ऊपर, इसने 5 टायर जो सिस्टम करवाया था, ये शायद मैंने उल्टा लिख दिया। सबसे ग्राउंड लेवल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो यूनियन काउंसिल, ठीक है, फिर उसके बाद थाना काउंसिल होती थी। ये मैं आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। ठीक है। फिर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता था, फिर म्यूनिसिपल कमेटी होती थी, और फिर डिवीजन काउंसिल होता था। अब यूसी का क्या काम होता है, यूसी का काम ऑब्वियसली ये तो सबको पता होता है कि डेवलपमेंट ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट, विलेज इंडस्ट्री, लाइफ स्टॉक, कुछ छोटे छोटे काम, कोई मसला मसाइल, लाइट्स लगवानी स्ट्रीट के अंदर, या कुछ भी इस तरह काम करवाना, तो वो यूसी और इनका काम होता है। फिर थाना काउंसिल का काम है यूसी और डीसी के दरमियान राबता करवाना। ठीक है सर। थाना काउंसिल का सिर्फ ये काम है कि अगर यूसी कोई काम खराब कर रही है तो वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को बताए, और अगर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने कोई नए लॉज पास किए हैं या कुछ नई कानूनी हैसियत के मुताबिक कोई चीजें की हैं तो वो उसको यूसी तक पहुंचाए। ठीक है। कोऑर्डिनेशन, थाना काउंसिल का काम है कोऑर्डिनेशन करवाना। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का काम है कंपलसरी मेंटेनेंस ऑफ प्राइमरी स्कूल्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। सो कुछ बड़े बड़े जो आपके लोकल लेवल पे काम होते हैं, जैसे कि प्राइमरी स्कूल्स और हेल्थ हॉस्पिटल्स का कोई काम हो गया, एजुकेशन का कोई काम हो गया, वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करवाता था। यूसी छोटे लेवल के काम, स्ट्रीट लाइट्स लगवा ली, रोड थोड़ी सी कहीं खराब होगी वो खड़ी हुई वो ठीक करवा ली, कहीं पर कोई गटर शटर बंद हुए हैं वो यूसी वालों ने करवा दिए। सो यूसी का ये काम था। इससे थोड़े से बड़े लेवल के जो काम है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल करता था, और थाना काउंसिल इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन करवाता था। दूसरा, फिर डिविजनल काउंसिल क्या करता था। म्यूनिसिपल कमेटी का तो आपको समझ आ गई ना, म्यूनिसिपल कमेटी तो समझाने की जरूरत नहीं है। जो गटर वाला वासा वाला जो काम है सारा, वो म्यूनिसिपल कमेटी करती थी। उस टाइम तो वासा नहीं होता होगा मेरे ख्याल से शायद, तो म्यूनिसिपल कमेटी जो थी वो वासा वाला काम ही करती थी। ठीक है। दूसरा, डिविजनल काउंसिल क्या करता था, कॉपरेशन अमंग टायर्स, फॉर्मेशन ऑफ लोकल डेवलपमेंट स्कीम। सो मेन स्कीम जो सारी इंप्लीमेंट होनी है, ये सारी डिविजनल काउंसिल इन सबको ट्रांसफर करता था। और ये देखता था कि जो थाना काउंसिल है और यूसी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल म्यूनिसिपल कमेटी आपस में कहीं पर किसी पॉइंट पे क्लैश ना करे, और आपस में ठीक तरीके से चलते रहे। ठीक है। कोई लड़ाई शुड़ाई हो कहीं पर तो ये उसको जाके ठीक करवाते थे। उसके बाद आ जाता है जी जिया का कमिश्नरेट सिस्टम 1979। उसके बाद कोई लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है अयूब खान के बाद, फिर इसके बाद जिया का सिस्टम आया 1979 में जाके। तो आप देख रहे हैं बीच में कोई भी सिविल गवर्नमेंट जो आई है उसने लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं बनाया। तो इससे 3 टायर सिस्टम दिया। और आजकल जो होता है ना जी, मैंने असिस्टेंट कमिश्नर के एग्जाम देने हैं, मैंने उस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल कमिश्नर के एग्जाम देने। वो क्यों होता है, क्यों, क्योंकि इसके दौर में असिस्टेंट कमिश्नर के नाम को इतनी ज्यादा हाइप मिली कि क्या ही बात। मैं अभी आपको वो दिखाता हूँ। इसने कहा, जिया का सोचना ये था कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट एबल टू गवर्न देमसेल्व्स। तो पाकिस्तान के लोग अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते, इसलिए जो इलेक्टेबल्स ग्राउंड लेवल से आते हैं उनको पावर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसने कहा, और उसने 3 सिस्टम फिर एक करवाया, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, तालुका और यूनियन काउंसिल। अब ये बीच में इतने सारे ये जो निकालने, इसमें थाना काउंसिल निकाल दिया, म्यूनिसिपल कमेटी निकाल दी, ये सारे निकालने का मकसद ही ये था कि ज्यादा से ज्यादा पावर कम लोगों को देना। तो जिया हमेशा ये चाहता था कि कभी भी पावर जो है वो डिवाइड ना हो, और पावर कम हाथों के, कम लोगों के हाथों में रहे।
और वो हाथ जिनके हाथ में पावर रहेगी वो होंगे डीसी या असिस्टेंट कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर जो, ठीक है। सो उसको उसने डीसी द किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ये मेरी सबसे फेवरेट हेडिंग है, जो यूजली कभी भी पेपर में आए तो मैं लिखता हूँ डिस्ट्रिक्ट द किंग ऑफ, डीसी द किंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट। उसने डीसी को 259 लॉज की पावर्स दे दी, मतलब कि वो 259 लॉज पे अमल दरामद करवाता था। और उसके पास मैजिस्ट्रेटियल पावर थी, 10 ईयर्स की जेल किसी को भी वो दे सकता था। और पावर ऑफ पार्डन भी उसके पास थी, अगर किसी को जेल हुई हुई है तो उसको माफी भी करा सकता है। ठीक है, सो आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था उस वक्त का डीसी, वो कुछ भी कर सकता था। एग्रीकल्चर, लैंड टैक्स, रेवेन्यू, सब कुछ उसने उसको दिया हुआ था। सब सेपरेशन ऑफ पावर तो बिल्कुल ही ना थी। अभी तो ये ना जुडिशरी अलग अलग है, लेजिस्लेचर अलग है, एग्जीक्यूटिव अलग है। उसने जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर सब कुछ जोड़ के ना डीसी को दे दी। और डीसी कह लो माई बाप होता था पूरे एरिया का, वो जिसको चाहे उड़ा दे, जिसको चाहे फंसा दे, जिसको चाहे जो मर्जी कर दे। और उस टाइप कह रहे सिस्टम थोड़ा बेहतर भी चला इसकी वजह से, लेकिन ये बहुत बड़ा खतरा था कि अगर डीसी गलत आ गया तो उसने तो सबको चुप के रख देना। ठीक है, तो इसी उसी इसीलिए उस वक्त भी क्योंकि डीसी के पास इतनी पावर होती थी तो फिर लोग बाकी इस एग्जाम के लिए तैयारी भी करते थे, और एक प्रॉपर लोगों का अंदर मोटिवेशन है कि यार डीसी बन, वरना नहीं तो उस वक्त उससे पहले सीएसएस का इतना ज्यादा नहीं था कल्चर। ठीक है, सो ये अगेंस्ट द बेसिक नॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी था, जो मैंने पहले आपको बताया था कि बेसिक नॉर्म क्या है कि ब्यूरोक्रेसी हमेशा इलेक्टेबल्स के नीचे काम करती है, लेकिन इसके अंदर ब्यूरोक्रेसी इलेक्टेबल्स से ऊपर थी। ठीक है, सो स्पीडी जस्टिस आपको मिलता था, गुड लॉ एंड ऑर्डर ड्यूरिंग दैट टाइम। ठीक है, उसके बाद मुशर्रफ का लिबरल मॉडल आया 2001 में, फिर से एक डिक्टेटर ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके अंदर उसने 3 टायर सिस्टम दिया। उसके अंदर जिला कौंसल था, तहसील कौंसल था और यूनियन कौंसल। सो ये एक लिबरल किस्म का मॉडल था। इसमें उसने कहा कि नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान कैन गवर्न देमसेल्व्स, आर एबल टू गवर्न देमसेल्व्स। ठीक है, उसने कहा कि ब्यूरोक्रेसी अब जो है वो इलेक्टेबल्स के अंडर रहेगी। मतलब कि पहले जिया के से अंदर क्या था, जिया के अंदर ये सिस्टम था कि ब्यूरोक्रेसी जो थी वो इलेक्टेबल से ऊपर थी, वो उनको कंट्रोल कर सकती थी। इसके अंदर उसने क्या किया, ब्यूरोक्रेसी को इलेक्टेबल्स के नीचे कर दी। ठीक है, तो इसने कह ले एक तरह से जो डेमोक्रेसी का बेसिक नॉर्म था उसको फॉलो किया, जिया ने उसको फॉलो नहीं किया था। ठीक है, उसने डीसी से सारी पावर्स वापस ले ली, नो मैजिस्ट्रियल पावर्स। अब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ पावर्स भी हो गया। अब डीसी के पास सिर्फ एग्जीक्यूटिव पावर्स है, कोई जुडिशियल पावर नहीं है, कोई लेजिस्लेटिव पावर नहीं है। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर को भी उसने थोड़ी ज्यादा पावर्स दे दी, और डीसीओ बिकम हेड ऑफ 12 डिपार्टमेंट्स। तो अभी जो आपके सीएसएस का जब ये एग्जाम देते हैं या यूपीएससी का भी जो लोग एग्जाम देते हैं, तो कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, आपसे प्रेफरेंस लेते हैं ना जी, फॉरेन डिपार्टमेंट में जाना है, आपने किस डिपार्टमेंट में जाना है। सो इन 12 डिपार्टमेंट्स का भी एक ऊपर डीसीओ हेड होता था, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। इसको उसने ज्यादा पावर्स दे दी कि ये सारे 12 डिपार्टमेंट्स को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, सो इसने कह लो जो लोकल लेवल पे ज्यादा ने लोगों को जो पावर्स दी थी, जो डीसी को पावर दी थी, वो इसने लेकर एक अपर लेवल पे एक बंदे को पकड़ा दी, जो था डीसीओ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर। लेकिन हमेशा एक बात याद रखिएगा कि इन सब ने, जितने भी आर्मी लीडर है, कभी भी इन लोगों ने हमेशा एक सेफ हैंड रखा। कभी भी इन्होंने ऐसा नहीं होने दिया कि सारी पावर बिखेर दी और खुद ट्रैप हो गए। हमेशा इन्होंने ये रखा कि एक बंदा अपना रखते थे ये। और कभी भी कि अगर कोई कहीं पर चीज पे हमें वो करगी, बैकलैश करगी, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी इसने क्या रखा, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफिसर जो है उसको पावर्स दे के रखी है, उसको ताकि उसको अपने वो कंट्रोल में रखेगा। और इस तरह जो उसने डिस्ट्रिक्ट जो कमिश्नर थे उनको पावर्स देके रखे थे और उनको वो कंट्रोल करता था ज्यादा। ठीक है, सो ये थी वजूहत जिनकी वजह से कह लें मुशर्रफ जो था उसका सबसे ज्यादा कामयाब मॉडल था इन सब में से। क्यों? क्योंकि इसने डेमोक्रेसी के बेसिक नॉर्म को फॉलो किया। ठीक है, अब इसमें आपके अंदर जो ये सवाल है कि क्यों हमेशा सिविल गवर्नमेंट ही इसको अपोज करती रही और हमेशा डिक्टेटरशिप ही लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को लेकर है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।